हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। मुझे पता है कि इस वीकेंड सबकी नजरें रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर है। देखिए, कहीं ना कहीं आप ये चीज को समझिए, जितनी जल्दी समझ सको। रिजल्ट आना पॉजिटिव निगेटिव इससे नहीं होता है। मार्केट उस रिजल्ट को पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है या निगेटिव डायरेक्शन में ले जाता है, उससे फर्क पड़ता है। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देना चाहती हूँ। मार्केट एक्सिस बैंक के रिजल्ट को निगेटिव लिया और वो 6% नीचे गया, लेकिन जहां से गिरा वहीं से वो अपसाइड करा, उसके डे लो के नीचे नहीं गया। और सेम विप्रो का रिजल्ट आया, आईटी सेक्टर विप्रो का रिजल्ट आया, जहां से मार्केट ने 2-2.5% ऊपर गया, ठीक वही का वही क्लोजिंग हुआ। उससे 2 रुपए नीचे ही गिरा, लेकिन उसके ऊपर नहीं गया। अब यही बात आप समझिए कि मार्केट जब ये जो रिजल्ट का इम्पैक्ट होता है ना, गैप डाउन गैप अप में ही खत्म कर देता है। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे लेते हो। एक और बात देखिए, मैं अब आपको चार्ट पे समझाती हूँ, बहुत ही बारीकी से समझिए। ट्रेडिंग करना एक आर्ट है, स्किल है, ये कोई जजमेंट नहीं होता, ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी होती है। आप इस चीज को आप इस पे देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने रिलायंस का चार्ट लगा के रखा है, स्क्रीन पर है मेरा रिलायंस का चार्ट, ठीक है। अब आप इस चीज से देखिए कि जिस दिन मार्केट में ये वो कैंडल है कि जिस दिन मार्केट में न्यूज आया था कि रिलायंस जो एफएमसीजी एंटिटी को डीमर्ज करना चाहती है, उसका आईपीओ लाने वाली थी। लेकिन सेबी ने यहाँ पर उसको रोक लगा दिया कि आईपीओ लॉन्च नहीं हो सकता है। उसी दिन रिलायंस गिरा, और जिस दिन से गिरा है इस लेवल को अभी तक से रिटेस्ट नहीं किया। अच्छा खासा रिलायंस अप ट्रेंड में जा रहा था ना। आपको क्लियर दिख रहा है, अच्छा खासा रिलायंस अप ट्रेंड में जा रहा था। जिस दिन से ये न्यूज आया उस दिन से मार्केट ने इसको निगेटिव लिया, और मार्केट ने इस लेवल के नीचे ही हर दिन एक नया लोग बना करके क्लोजिंग दे रही है। ये क्या इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं चार्ट के हिसाब से रिलायंस अभी निगेटिव है, जब तक से इसकी क्लोजिंग आपको 1500 के ऊपर नहीं होती है। ये सब चीजें ना आपको एक एज अ ट्रेडर जज करनी चाहिए। अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं, मार्केट एक होप लगा के बैठा है कि कहीं इस लेवल पे आपकी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, मार्केट अप जाएगा। देखिए, जाना नहीं जाना एक आपको उस हिसाब से एक प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि मैंने जितना एनालाइज किया है रिलायंस के रिजल्ट को लेकर के, रिलायंस में बहुत कुछ ऐसी एंटिटी ऐड है जो जिसका सोर्स, जो इनकम सोर्स है, वो अदर इनकम सोर्स है, जिसका प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं है। अभी भी बैलेंस शीट में प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं है। क्योंकि मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे ठीक ठाक समझ में आ जाता है बैलेंस शीट और पीएनएल। इसलिए मैं कह रही हूँ, हो सकता है कि मार्केट जिस हिसाब से अपना जो नेट प्रॉफिट है इसका बढ़कर आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयरली बेसिस पे ऑन एवरेज, तो हो सकता है कि पॉजिटिव ले और 1500 के आसपास खुले। मैं अभी भी कह रही हूँ, हो सकता है कि इस नेट प्रॉफिट की वजह से रिलायंस का चार्ट जो है 1500 के आसपास खुले। लेकिन जब तक से 1500 के ऊपर टिकेगा नहीं, इसका 9 में अपसाइड जाएगा नहीं, इसका ट्रेंड अभी भी निगेटिव ही है। ये रहा मेरा रिलायंस पे भी। ओके, देखिए, एचडीएफसी बैंक मतलब कि जिस तरीके से इसका चार्ट पैटर्न देख रहा है, क्योंकि अभी तक इसका रिजल्ट आया नहीं है। जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक या बैंक कोई भी बैंक, मतलब एक के बाद जैसे एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया, होपफुली मुझे भी लगता है कि एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट निगेटिव आएगा। आईसीआईसीआई बैंक का पॉजिटिव ले सकता है, क्योंकि मार्केट में वो चीजें दिख जाती है, उसके चार्ट पे इंडिकेट हो जाता है। क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होता है कि मार्केट में इस बैंक का रिजल्ट का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। तो या तो इसका साइडवेज रहेगा, नहीं तो निगेटिव होगा, क्योंकि चार्ट ऑलरेडी निगेटिव है। अब इतना आप सोच लीजिए कि जब तक से एचडीएफसी बैंक 2000 के ऊपर टिकेगा नहीं, ये 2000 के लेवल के ऊपर टिकेगा नहीं, तब तक से एचडीएफसी का बैंक पॉजिटिव नहीं होने वाला है। ये मेरा व्यू है एचडीएफसी के हिसाब से। कुछ भी इसका रिजल्ट है, कुछ भी रिजल्ट है, इसका चार्ट निगेटिव है। सेम अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं, तो आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा सा होप है। हो सकता है कि 1-1.5% अपसाइड हो, क्योंकि ये आईसीआईसीआई बैंक अभी तक से जो लास्ट के क्वार्टर रिजल्ट आते हैं, ईयरली बेसिस पे रिजल्ट है, इसका
जो ग्रोइंग स्टेज है वो अच्छा है, हो सकता है कि 1-1.5% इसका अपसाइड में भी खुल जाए, लेकिन खुल के आगे बढ़ने का होप स्कोप नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि 1440 के 45 के आसपास खुल जाए, लेकिन उसके ऊपर जाएगा मार्केट ये नहीं दिखता। ओके, तो प्लीज ये सब चीजों को ध्यान रख करके ही अपना मंडे को व्यू बनाइएगा। हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो, गैप डाउन ओपनिंग हो, ये कुछ भी हो सकता है। सब कुछ बेस्ड है अभी दो बैंक्स के रिजल्ट पे। ओके, अब चलते हैं हम अपने मेजर चार्ट पे, निफ्टी पे। अब देखिए निफ्टी का क्या है, ये वीकली बेसिस पे है। देखियो मैंने ये क्या लगाया है, वीकली बेसिस पे। सबसे पहले जब वीक कोई स्टार्ट होता है और पहला जो वीक पीछे का बीत गया, उससे हम थोड़ा एनालिसिस को आगे के आने वाले वीक से जज करते हैं। आप देखो लगातार 3 वीक से निफ्टी 50 गिरते जा रहा है। लगातार 3 वीक से निफ्टी 50 रोज कंटिन्यूअस गिरते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे आकर खड़ा है कि ये वीकली बेसिस पे 9 EMA पे खड़ा है। मैं अभी भी कह रही हूँ वीकली बेसिस पे 9 EMA पे खड़ा है, और इसके पास है कि एक बार ये रीटेस्ट कर सकता है। मैं अभी भी कह रही हूँ इसके पास होप है कि एक बार कम से कम 25,000 के ऊपर निफ्टी जा सकता है। ये ऐसा स्पेस दिख रहा है, इसको कम से कम इस लेवल के आसपास जाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ से रीटेस्ट होकर के सेलिंग आ रही है या हल्का सा वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये होप मुझे दिख रहा है कि अभी इस लेवल पे फर्दर सेलिंग नहीं आ पाएगी, क्योंकि देखिए एक बार जब कोई बिकवाली हावी होती है ना, तो एक जगह पे आकर के प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। कंटिन्यूअस 3 वीक से आ रहा है, इसकी मंथली एक्सपायरी अभी है टाइम, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी होप बन रहा है कि थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर सकता है। ओके, अब चलते हैं डेली बेसिस पे। देखिए डेली बेसिस पे आप समझिए कि मार्केट ने कहीं ना कहीं कल ऐसा सीन दिखा है। कल निफ्टी 50 ने 9 EMA ने 20 EMA को क्रॉस डाउन किया है। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक चैलेंज था मार्केट के लिए कि वो प्रोटेक्ट करता है कि नहीं। फाइनली निफ्टी ने 9 EMA 20 EMA को क्रॉस डाउन करके नीचे सस्टेन किया, क्लोजिंग दी है। ये रहा एक बहुत बड़ी बात, ठीक है। अब इस लेवल के आगे क्या दिखता है, इस लेवल के आगे क्या दिखता है, मैं आपको दो चीजें बताने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। आप एक ऑप्शन बायर हो या ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो, आप हमेशा चीजों को मार्केट के ट्रेंड से ही समझिए। देखिए मैं अभी भी आपको बहुत दो चीजें आपको बताने जा रही हूँ जो आपके अगले आने वाले वीक के लिए, अगर स्विंग ट्रेडर हो या आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो या सेलर हो, दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। पहला है, मुझे सबको पता है कि एफआई और डीआई का डेटा दोनों प्लस आया है, दोनों ने बाइंग की है। पहला पहला डेटा ये आपको ठनकेगा दिमाग में कि आखिर इतनी सेलिंग हुई है तो एफआई और डीआई खरीद के क्यों गए हैं। एफआई और डीआई दोनों का डेटा बाई करके आया। और दूसरी बात, ये ऑप्शन चेन में पता चलेगा, ये ऑप्शन चेन का जो डेटा है ना, उससे मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये दो डेटा मंडे को पासा पलट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप इस चीज को समझिए मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। एफआई का डेटा और डीआई का डेटा दोनों पॉजिटिव है, दोनों ने जम के खरीदारी की है, कोई 2-4 करोड़ की नहीं है। ओके, इस चीज को इग्नोर मत करिएगा। और दूसरा, निफ्टी का स्पॉट चार्ट 968 है, मतलब राउंड फिगर ले लो तो 970 के पास क्लोजिंग ही है। मुझे ये दिख रहा है 970 के पास इसकी क्लोजिंग हुई है, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन जो आपको मैं दिखाने जा रही हूँ वो समझिए, ये है सिंथेटिक फ्यूचर। ये सिंथेटिक फ्यूचर अभी भी 25,000 के ऊपर क्लोजिंग की है, अभी भी 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग की है सिंथेटिक फ्यूचर। जिनको नहीं पता सिंथेटिक फ्यूचर क्या होता है, मैं उन्हें बता दूं कि आपने मंथली के हिसाब से निफ्टी फ्यूचर सुना होगा। मंथली हिसाब से मैं दिखाना चाहूंगी, ये जुलाई का है, ये जुलाई मंथ का है। आप देखो ये जुलाई मंथ का है, ठीक है, जुलाई मंथ का निफ्टी फ्यूचर है ये। लेकिन ये सिंथेटिक फ्यूचर होता है जो वीकली एक्सपायरी के हिसाब से एक एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि एक इंडेक्स है जो वीकली के हिसाब से बताता है कि अगर आपकी 24 जुलाई की एक्सपायरी है, उस हिसाब से आपका फ्यूचर कितना है, 25,000 के ऊपर है, 25,015 रुपए।
तो 70 और 15 कितने का फर्क हो गया, लगभग में 45 रुपीज का अभी भी स्पॉट और फ्यूचर में फर्क है। अगर स्पॉट प्राइस 70 रुपए दिख रहा ना, तो 45 रुपए होप है कि कहीं ना कहीं 24 जुलाई तक ये आपका सिंथेटिक फ्यूचर जो प्रीमियम प्राइस 45 रुपए लगभग में रखे हुए, वो वहां तक से पहुंच सकता है। ये सब चीजें आपको एज अ ट्रेडर, कोई भी ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, या इस लेवल पे आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, या इस लेवल पे आपको लग रहा है कि मार्केट और गिरेगा, ऑप्शन ट्रेडर हो या सेलर हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने ये कल डेटा जब एनालाइज किया तो मुझे लगा कि कुछ भी हो सकता है। मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं, देखिए 970 रुपए पे आपको स्पॉट चार्ट दिख रहा है, लेकिन इसका सिंथेटिक फ्यूचर 15 रुपए। आपको लगता है कि हल्के में कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो। अब आइए सही मुद्दे पे, अब आइए सही जगह पे जहां पर आप ट्रेड करते हो। ये क्या है, 25,000 का स्ट्राइक प्राइस है। ये 25,000 का स्ट्राइक प्राइस है, आप समझिए। यहाँ पर सीई साइड में 136 रुपीज है और इधर पीई साइड में 121 रुपीज है। यार 30 रुपए तो 25,000 से नीचे है स्पॉट प्राइस, तो कायदे से तो पुट के प्रीमियम ज्यादा महंगे होने चाहिए रेदर देन कॉल के, राइट? क्वेश्चन मार्क लगाइए, यहाँ पर होने चाहिए ना। 25,000 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है स्पॉट प्राइस में, तो प्रीमियम तो पुट का ज्यादा होना चाहिए, महंगा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कॉल का क्यों महंगा है? यही क्वेश्चन मार्क है जो रिटेलर नहीं समझता, आप नहीं समझते, और आपका मैथमेटिक्स, आपका कैलकुलेशन हमेशा आधा अधूरा रहता है। और जो प्रो ट्रेडर होते हैं, स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, वो इस चीज को पकड़ लेते हैं कि प्रीमियम प्राइस में ही सब कुछ छिपा है। देखिए 136 रुपए और 121 है। अगर मैं इसको सिंथेटिक फ्यूचर से कंपेयर करके देखूं, सिंथेटिक फ्यूचर से कंपेयर करके तो देखिए, अगर इन जनरल अगर आप देखोगे तो 120 रुपए, 121 रुपए इधर हुआ और 121 रुपए, तो इसका मतलब है कि इसमें 15 रुपए एक्स्ट्रा है। आप माइनस करके देख लो, 136 रुपए में से 121 रुपए माइनस करोगे तो एग्जैक्ट 15 रुपए आएगा, एग्जैक्ट 15 रुपए आएगा। देखिए 136 रुपए कितना है, आपके कॉल साइड का प्रीमियम है, राइट? और 121 रुपए क्या है, आपके पुट साइड का प्रीमियम है। तो कहीं ना कहीं अगर माइनस करोगे तो 15 रुपए का फर्क आएगा, और यही 15 रुपए आपके सिंथेटिक फ्यूचर है, जो दिखा रहा है कि मार्केट अभी भी फ्यूचर में ही ट्रेड कर रहा है, प्रीमियम में ही ट्रेड कर रहा है, अपर साइड में ही है, ये डिस्काउंट में नहीं गया, ये डाउन साइड का मूव नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है। ये सब चीजें होती है जो आप मिस कर देते हो और आपको कोई नहीं बताता। आपको बस क्या बताता है कि देखो 25,000 के नीचे है तो मार्केट निगेटिव है, 25,000 के ऊपर है तो मार्केट पॉजिटिव है। लेकिन भैया इसके पीछे की साइकोलॉजी तो बताओ, भैया इसके पीछे लॉजिक तो बताओ। कोई नहीं बताता। आप यूट्यूब के अभी अभी सर्च कर लो कि मंडे का मार्केट व्यू क्या, 50 आप वीडियो देखोगे, मैं गारंटी बोलती हूँ कि 50 में से कम 45 बस लेवल बताएंगे। इसके ऊपर गया तो सी ले लो, इसके नीचे गया तो पी ले लो। लेकिन रीजन क्या है बताओ तो सही, उसके पीछे क्यों जाएगा ऊपर? अभी जबकि दिख रहा है कि ऐसा ऐसा मार्केट कंडीशन है, आपका प्रीमियम प्राइस ऐसा है, ये कोई नहीं बताएगा। और जब मैं आज से अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ ना ऑप्शन ट्रेडिंग की, जब मैं 4 साल बैक जाऊं अपने लाइफ के 4 साल पीछे, तो मैं भी यही सोचती थी कि यार एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है। मुझे दिख रहा है कि प्रीमियम इतना है, प्रीमियम को तो बढ़ना चाहिए, पर प्रीमियम बढ़ता क्यों नहीं है? ये रीजन होता है। अभी भी आपको लगता होगा कि नहीं ये तो हलवा है, कोई बात नहीं, बहुत ईजी है। ईजी नहीं है। इतना इजी रहता ना तो जो 90% लोग बार बार होता है ना लॉस करते हैं सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से, आखिर क्यों करते हैं? क्योंकि 90% को ये रीजन नहीं पता, और सिर्फ 10% ये जानते हैं कि ये ऐसा ही मार्केट होता है। इस टाइम पे मार्केट को समझना ज्यादा जरूरी है। आई होप कि जो मेरे व्यूअर्स है जो इस वीडियो तक देख रहे हैं, वो समझ गए होंगे कि कल कुछ भी हो सकता है, मतलब मंडे को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई इस ट्रैप में नहीं फंसे, तो प्लीज उनको ये वीडियो शेयर करिए कि सारा गेम ये सिंथेटिक फ्यूचर में, सारा गेम आपके स्पॉट प्राइस के हिसाब से प्रीमियम प्राइस में छुपा हुआ है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कल का। इसको मैं अब डिलीट करती हूँ। अब ये डेली टाइम फ्रेम पे हो गया। अब देखिए मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखिए जिस तरीके से डेटा के हिसाब से मार्केट अभी भी दिखा रहा है कि डीआई और एफआई ने दोनों ने बाई किए हैं, डीआई और एफआई ने दोनों ने बाई किया, और रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है कि आने वाला है, कि कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से समझ लीजिए,
जब तक से 25,000 के ऊपर स्पॉट प्राइस नहीं जाएगा, ध्यान को देखिए, स्पॉट प्राइस 25,000 के ऊपर जाकर के टिकना मतलब होता है कि 25,000 20-30 पे कम से कम आधा घंटा 1 घंटा टिक रहा है, तो जाकर के समझिएगा कि ऊपर साइड है, और उसके हिसाब से आपका प्रीमियम भी स्पाइक करना चाहिए। अगर यहाँ का प्रीमियम नहीं जाता है, मान लीजिए 70 से 25,000 चला गया, प्रीमियम नहीं जा रहा, तो मत समझ लीजिए कि प्रीमियम नहीं जाएगा। अभी प्रीमियम कब जाएगा? जब 25,000 20 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तब जाएगा, तब जाके आपके सीई साइड की अपॉर्चुनिटी बनेगी। और रही बात पीई साइड की, तो इतना एक और बात याद रखिए आप, पीई साइड के लिए मार्केट को या तो कल साइडवेज होगा, लेकिन पीई साइड का आप अपॉर्चुनिटी मत देखिए। या तो अगर देखिए, मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गया लगभग में 900 से लेकर के 880 के बीच में, ठीक है, तो मार्केट या तो इस यहाँ से जाकर के इधर के रेंज में साइडवेज कर देगा, या अगर गैप अप ओपनिंग हुआ लगभग में 50 से यहाँ तक 25,000 के ऊपर, तो इसका हो बनता है लगभग में 120 के पास। अदरवाइज अभी कोई ना अपसाइड का है ना डाउन साइड का जाता है, बस इसी रेंज में मार्केट कल बिताता हुआ मुझे डेटा के हिसाब से लग रहा है। ओके, तो अपना प्लान इसी हिसाब से करिएगा। चलिए निफ्टी बैंक में चलते हैं। निफ्टी बैंक वीकली बेसिस पर अभी भी इसके पास स्पेस है, कम से कम इसके पास 56,000 तक जाने का स्पेस है। तो कल हो सकता है कि मार्केट डाउन साइड आए या गैप डाउन ओपनिंग हो, तो 56,000 इसके लिए मेक एंड ब्रेक लेवल है, क्योंकि 9 में यहीं पर अटका हुआ है। देखिए 56,115 के पास तो है, लेकिन इसमें गैप में एक वीक बनेगा, जो आपको लगभग में 56,000 के आसपास, मतलब 56,020 25 50 के आसपास आपका स्पेस बनता है। ओके, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, देखिए निफ्टी बैंक, ये निफ्टी बैंक एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक कैंडल था जिसको लास्ट के 2 कैंडल ने सपोर्ट किया था, और इसी कैंडल के नीचे मार्केट न कि गिरा भी, और इसके नीचे क्लोजिंग भी दिया, ये क्लोजिंग दिया। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसके नीचे अभी भी थोड़ा सा स्पेस बचता है। तो अगर हो सकता है कि 56,000 और ये कल का लो ब्रेक करे, तो 56,000 तक मार्केट जा सकता है। आप ध्यान दीजिए, क्योंकि कल दो दो आपको रिजल्ट आने वाले बैंक के, एचडीएफसी बैंक, जिससे निफ्टी बैंक हिल जाएगा, या तो ऊपर साइड नहीं तो नीचे साइड, सब कुछ डिपेंड करता है उसमें। लेकिन चार्ट के हिसाब से निफ्टी बैंक अब निगेटिव हो चुका है, क्योंकि 9 और 20 दोनों एक पास आ चुके हैं। हो सकता है कि या तो बाउंस कर जाए अगर पॉजिटिव न्यूज आया, नहीं तो अगर गिरेगा तो अच्छे तरीके से गिरेगा। ओके, सेंसेक्स, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, लेकिन ये आप ध्यान रखो एक बात में, ये जो आप एक जोन देख रहे हो ना, ये वाला जोन, ये एक जोन है सेंसेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ तक आने में ना सेंसेक्स को काफी टाइम लग जाएगा। अभी ये वीकली कैंडल है, तो हो सकता है कि यहाँ के लेवल के बाद थोड़ा सा बाउंस करे, यहाँ तक कोशिश करे। ये और ये एक रेंज है। बस मुझे मार्केट अभी जो ट्यूसडे ले लो और मंडे ले लो, 2 दिनों तक इसी के बीच में घूमता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सब कुछ अभी डिपेंड करता है कि रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का न्यूज रिजल्ट जो आ रहा है उसका मार्केट कैसा ले सकता है। मार्केट को लेने दीजिए, प्री अटेम्प्ट मत करिए। मार्केट अगर उस चीज को निगेटिव लेगा तो हम निगेटिव साइड में डायरेक्शन में प्ले करेंगे, अगर पॉजिटिव लेगा तो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि मार्केट प्रीमियम है, उसको फर्स्ट स्टेप लेने देंगे। चार्ट के हिसाब से मुझे अभी भी अगर कल देखा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं इसी रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। ओके, देखिए इसका अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखो, सेंसेक्स का क्या है कि प्रॉब्लम ना, वो निफ्टी के हिसाब से चलता है, क्योंकि इसमें एचडीएफसी बैंक भी है, रिलायंस भी है, और सेंसेक्स 82,000 का हैवी वॉल्यूम वैल्यू रखता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो मूवमेंट आता है वो 500-600 के हिसाब से आएगा। लेकिन आप समझिए कि जब भी मार्केट मूव करता है ना, तो सेंसेक्स इसमें स्पीड से गिरता है, क्योंकि इसका अगर अगर 1% भी गिरा तो 80,000 का कम से कम 800 वैल्यू रखेगा। तो उस हिसाब से अपना जजमेंट होना चाहिए कि मेरा जो लेवल होगा सेंसेक्स का होगा, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं आपका, मैं अभी भी कह रही हूँ, ये 81,000 का ही ज्यादा क्रूशियल है। मुझे नीचे की साइड इधर और ऊपर के साइड इधर अभी नेक्स्ट एक्सपायरी तक यही लगता है। आप इसमें या तो डाउन साइड अगर आए तो पुल बैक भी आएगा, अगर पुल बैक आएगा तो फिर ऊपर से नीचे सेलिंग प्रेशर भी आएगा, क्योंकि अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो रेज ऑन सेलिंग हो गया है।
अभी सेलिंग के हिसाब से ही अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। हो सकता है कि डिप में आने पर बाई मिल जाए, लेकिन अगर ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे टिकना मुश्किल है। मैं बार बार कह रही हूँ कि देखिए, ऊपर के लेवल पे जाएगा मार्केट, लेकिन ऊपर के लेवल पे टिकना मुश्किल है, वहां से सेलिंग प्रेशर आएगी। ओके, तो देखिए, अब ये चीज रहा। मैं एक और बता रही हूँ बात, कि आपको इंडिया विक्स, मैं एक और चीज देखो, बहुत जरूरी है इंडिया विक्स। ये जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है ना इंडिया विक्स का, ये देखो एक बड़े से वीक के बाद मार्केट ने अपने आप को होल्ड करके इंडिया विक्स ग्रीन में बंद हुआ है। ये मिरेकल है। अगर ये जरा सा भी कल 12-13 के ऊपर टिकने लगे ना, इस कैंडल के ऊपर टिकने लगे, तो समझ लेना कि इंडिया विक्स का ट्रेंड चेंज हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखिए, ये इंडिया विक्स को आप थोड़ा सा मूविंग एवरेज लगा करके देखो। देखो, आप खुद देखो, कितने डिजाइन के हिसाब से एकदम पूरे प्रॉपर तरीके से इंडिया विक्स ने 9 EMA को रिस्पेक्ट करते हुए पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में जा रहा है ना। अगर जरा सा भी ये इंडिया विक्स का जो ग्राफ है अप साइड में मुड़ने की कोशिश किया, ये ट्रेंड मुड़ने की कोशिश किया, तो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ही शार्प बैठेगी। और जो लोग भी बैठे हैं ना कि मार्केट में इंडिया विक्स कुछ नहीं कर रहा है तो हम एज अ ट्रेडर कुछ ना करें, वो सब के सब एक्टिव हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मार्केट में हर एक एलिमेंट, हर एक इंस्ट्रूमेंट कुछ सोच समझ के बनाया गया, उसकी यूजेस है तभी बने हुए, उसको आप नजरअंदाज करके मत चलिए। और स्पेशली अगर आप ऑप्शन बायर है तो बिल्कुल ही मत करिए। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, कुछ लर्निंग मिली होगी और मंडे के लिए कुछ क्लियरिटी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और आप भी हमारे फैमिली का मेंबर बनिए। और हाँ, मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, मैंने डाल दिया है, आप वहीं से ज्वाइन करिएगा। मैं वहाँ पे हर एक लेवल पे, हर एक प्रीमियम प्राइस, कौन सा प्रीमियम प्राइस मूव करेगा, वो उसका टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, मैं हर एक चीज शेयर करती हूँ। तो प्लीज आप वहां से ज्वाइन करें। ओके, have a good day, enjoy your day, thank you।